Assalamu alaikum. My name is Zunaira Sulaiman and I am a lecturer of chemistry at Times Institute. In this semester, I am teaching you thermal methods of analysis. In the previous lecture, we have discussed about the thermogravimetry, that what is thermogravimetry, its general principle, and about the reactions that occurs in thermogravimetry or the changes that we measure in thermogravimetry. And we also discussed about the thermographs या जिनको हम thermograms भी कहते हैं. In this lecture, we are going to be discussing about the different factors that affect the shape of thermogravimetric curve. प्रीवियस लेक्चर में जो था हमने बहुत सारे थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व की जो थी हमने देखी थी कि हमें जो टीजी का जो रिजल्ट्स आते हैं या जो भी टीजी के अंदर हम सैंपल अपना एनालाइज करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है डाटा आता है उसको हम ग्राफ की फॉर्म में या कर्व की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं और उस ग्राफ को या उस कर्व को हम थर्मोग्रेविमेट्रिक भी कर्व कहते हैं, थर्मोग्राम कहते हैं या बहुत सारे डिफरेंट नेम्स थे जो आज हम उस दिन हमने देखे थे. आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व को जो है वो इफेक्ट करते हैं. बेसिकली क्या है कि टू टाइप्स के थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व को जो है टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स हैं, सेकंड जो है वो सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि टीजी कर्व को इफेक्ट करती हैं. इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स में कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हीटिंग रेट, के हीटिंग रेट जो है वो किस तरह से इफेक्ट करता है. नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ द फर्नेस टेम्परेचर. नेक्स्ट है सैंपल होल्डर, कि जो भी हमारा सैंपल होल्डर है वो कैसा है. रिकॉर्डिंग और चार्ट स्पीड, ज्योमेट्री ऑफ द सैंपल होल्डर, कंपोजिशन ऑफ द सैंपल होल्डर और सेंसिटिविटी ऑफ द रिकॉर्डिंग सिस्टम. ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स हैं जो हम कह सकते हैं कि हमारे टीजी कर्व को इफेक्ट करते हैं. कैसे इफेक्ट करेंगे वो हम इन डिटेल देखेंगे. नेक्स्ट जो सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम कहते हैं कि टीजी कर्व की जो शेप आती है उसको इफेक्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? हमारे पास वेट या मास ऑफ द सैंपल है कि सैंपल का वेट या मास किस तरह से इफेक्ट कर सकता है. सैंपल पार्टिकल साइज है, हीट ऑफ द रिएक्शन है, कॉम्पैक्टनेस ऑफ सैंपल है और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल है. तो ये बेसिकली जो फैक्टर्स हैं डिफरेंट जो क्या करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है जब हम उसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि टीजी में हम क्या करते हैं चेंज इन मास जो है वो मेजर करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो किस तरह से हमारे कर्व को जो है वो इफेक्ट करता है या मास के अंदर जो है वो कैसे चेंजेस आती हैं. फर्स्टली हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स और उसमें जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है हीटिंग रेट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. वन बाय वन अब जो है हम फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे. इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स को हम डिटेल में देखने जा रहे हैं. इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स बेसिकली वो फैक्टर्स हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनसे रिलेट करते हैं या उसकी वजह से होते हैं. इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स में जो हमारा फर्स्ट फैक्टर हम देखेंगे वो है इफेक्ट ऑफ फर्नेस टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ फर्नेस एटमॉस्फेयर. फर्नेस एटमॉस्फेयर का मतलब क्या कि जो भी आपकी फर्नेस है उसके अंदर आपने कौन सा एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है और वो जो एटमॉस्फेयर आपने प्रोवाइड किया हुआ है वो किस तरह से हमारे सैंपल की जो डिकम्पोजिशन हो रही है उसको इफेक्ट करेगा. अब क्या होता है कि जब भी हम कहते हैं कि अपने मास को हम हीटअप करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं. डिफरेंट टाइप्स के हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन हो रही है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है या कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है. तो उसके ऊपर क्या होता है कि जो भी हमारी फर्नेस है जिसके अंदर हमने अपना सैंपल प्लेस किया हुआ है अब उसके एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी और किस टाइप की गैस मौजूद है, उसका उस फर्नेस का कौन सा किस टाइप का एटमॉस्फेयर है, तो वो क्या करता है हमारे जो भी रिएक्शन हो रहा है, जो भी हमारे सैंपल की डीकम्पोजिशन हो रही है, जो भी चेंज इन मास हो रहा है वो उसको इफेक्ट करता है. और उस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास एज अ रिजल्ट टीजी कर्व आता है उसकी शेप जो है वो इफेक्ट होती है. नॉर्मली क्या होता है कि थ्री टाइप्स के जो है वो एटमॉस्फेयर यूज किए जाते हैं. कॉमन एटमॉस्फेयर आर जो कॉमनली एटमॉस्फेयर यूज़ कर दिए जाते हैं वो थ्री टाइप्स के हैं जिसमें हम वन बाय वन देखेंगे कि फर्स्ट हमारे पास है स्टैटिक एयर. स्टैटिक एयर में क्या करते हैं कि जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, हमारे इर्द मौजूद है, उसको हम क्या करते हैं अपने सिस्टम में से पास आउट करवाते हैं. एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर इज अलाउड टू पास थ्रू आवर सिस्टम, अपने सिस्टम में से हम उस एयर को पास करवाते हैं। सेकेंड जो हमारे पास एटमॉस्फेयर हम अपनी फर्नेस का यूज करते हैं वो है हमारा डायनेमिक एयर। डायनेमिक एयर बेसिकली क्या होती है कि कोई भी कॉम्प्रेस्ड एयर जो है हम किसी भी सिलेंडर में से जो है के अंदर फिल करके कोई भी कॉम्प्रेस्ड एयर को जो है वो क्या करते हैं अपनी फर्नेस के अंदर से पास आउट करवाते हैं, फर्नेस के अंदर रखते हैं क्या, ताकि हाँ, और उसकी बेस पे हम क्या करते हैं फर्नेस के अंदर से हम पास आउट करवाते हैं, उसकी बेस पे जो है वो हम अपना एटमॉस्फेयर जो है मेंटेन करते हैं और सैंपल की जो डिकम्पोजिशन होती है और उसके रिजल्ट में जो टीजी करवाता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। कॉम्प्रेस्ड एयर फ्रॉम अ सिलेंडर इज from a cylinder is compressed air from a cylinder is allowed to pass through the furnace at a Mayer flow rate। एक ख़ास फ्लो रेट से जो है हम उस गैस को अपने फर्नेस के अंदर से फ्लो करवाते हैं, फर्नेस के अंदर जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि वहाँ पे हम क्या कर सकें एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकें और उसकी ही बेस पे क्या हो कि जो भी हमारा रिएक्शन हो रहा है उस फर्नेस के अंदर वो हो। इसके अलावा जो थर्ड एटमॉस्फेयर होता है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मकसद क्या होता है कि अगर हमारे सैंपल की डिकम्पोजिशन के अंदर दौरान कोई भी गैसेज रिलीज हो रही है तो वो उनको रिमूव करता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर में ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कोई भी इनर्ट गैस यूज करते हैं। नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड एज इनर्ट एनवायरनमेंट। गैस इज यूज्ड एज इनर्ट एनवायरनमेंट। इनर्ट एनवायरनमेंट के तौर पे हम क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस को जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये 3 टाइप्स के कॉमन एटमॉस्फेयर हैं जो हम अपनी फर्नेस के अंदर यूज़ करते हैं ताकि जो डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस हो रहे हैं उनका जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कंट्रोल कर सकें और जो भी हमारे डीकम्पोजिशन होनी है उसको हम कंट्रोल कर सकें। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के रिएक्शंस जो है वो हो सकते हैं जो हमारे फर्नेस के अंदर होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बी स्टडीड इन टीजी, आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। उनके ऊपर हम इफेक्ट देखते हैं कि किस तरह से ये तीनों इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस may be studied in TG, either reversible और irreversible। रिवर्सिबल भी हो सकते हैं कोई, irreversible, either reversible और irreversible। ठीक है, कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास फर्स्ट टाइप का एक रिएक्शन हो सकता है वो क्या है कि कोई भी ए जो कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है कन्वर्ट होगा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। बी में जो कि सॉलिड फॉर्म में प्लस हम कह सकते हैं कि सी कोई गैशियस मटेरियल जो है वो रिलीज हो रहा है। एक हमारे पास इस टाइप का रिएक्शन हो गया। बी जो हमारे पास हो सकता है वो क्या है, ए जो है वो सॉलिड से बी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में कोई गैस है वो रिलीज हो रही है, लेकिन ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन हो सकता है वो है कि हमारे रिएक्टेंट्स के साथ भी कोई गैस मौजूद है, बी गैस, ये कोई एक टाइप की गैस है और साथ में हमारे पास सी सॉलिड प्लस डी
गैस, ये कोई सेकंड गैस है जो कि हम क्या कहते हैं कि रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब हम इनके ऊपर देखते हैं कि ये जो तीनों टाइप के फैक्टर, ये जो इन्वायरमेंट हमने डिस्कस किए हैं, अगर इनमें से हम कोई भी एटमॉस्फेयर यूज़ करते हैं तो वो ये जो 3 टाइप्स के रिएक्शन, जो पॉसिबल रिएक्शंस हैं, हम कह रहे हैं कि टीजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं या कॉमनली जो होते हैं, इनको कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर तो क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन पे हम इफेक्ट देखते हैं तो कि अगर तो हमारा इनर्ट एटमॉस्फेयर होगा तो ये क्या करेगा कि रिएक्शन की डीकम्पोजिशन के दौरान जो भी गैसेस रिमूव हो रही हैं, जो भी गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, वो क्या करता है, उनको रिमूव करेगा और क्या होगा कि रिएक्शन जो 3 है उसको होने से स्टॉप करता है। मतलब क्या कि अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन के रिजल्ट में कोई भी ये जो गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर मौजूद है तो वो इनर्ट एटमॉस्फेयर इन गैसेस को रिलीज करता रहेगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो हम कह रहे हैं कि थर्ड रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है कि गैस जो भी रिलीज हुई है वो दोबारा से हमारे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके क्या कर सकती है, कोई नया प्रोडक्ट बना सकती है। तो हम कहेंगे क्या फर्स्ट केस है कि अगर हमारे पास जो है इफ इनर्ट एटमॉस्फेयर अगर हम इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज करेंगे, यूज्ड, इट विल remove the gases produced during decomposition in one and 2 to prevent the reaction, 3 to prevent the reaction, 3 क्या है, अगर हम इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो रिएक्शन 1 और 2 के दौरान की डीकम्पोजिशन के दौरान जो गैसेस रिलीज हो रही हैं वो इनर्ट एटमॉस्फेयर उसको रिमूव कर देगा, जिससे ये होगा कि ये जो थर्ड टाइप का रिएक्शन है ये नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट जो है, अगर हम एटमॉस्फेयर ऐसा यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर सेम गैस मौजूद है, कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सेम गैस है, कि जो हम कह रहे हैं कि रिएक्शन के दौरान भी जो है वो इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, तो वो क्या करेगी, कौन से रिएक्शन को इफेक्ट करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे थर्ड रिएक्शन को जो है वो इफेक्ट करेगी। इफ एटमॉस्फेयर कंटेन द सेम गैस, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ द एटमॉस्फेयर contain the same gas as produced in the reaction, the only reaction 1 is affected, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम कोई ऐसी गैस यूज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैस मौजूद है, वही गैस क्या हो रही है, उस रिएक्शन के रिजल्ट में भी वही गैस इवॉल्व हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो गैस रिमूव हो रही है, इवॉल्व हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हमने अपने एनवायरनमेंट के अंदर गैस प्रोवाइड की हुई है, जो हमारा फर्नेस का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो क्या होगा कि ये वाली गैस जो है वो रिमूव नहीं होगी, वो गैस क्या करेगी, दोबारा से हमारे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना है उसके साथ कंबाइन होकर दोबारा से हमारे रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, और एज अ रिजल्ट हम क्या कहेंगे कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोबारा से पॉसिबल हो सकेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ रिएक्शन 3 इन रिएक्शन 3 if the gas 1 is changed in composition, if the gas 1 is changed in the composition, then the effect will depend on the nature of gas introduced, then the effect will depend on the nature of
गैस इंट्रोड्यूस्ड, के अगर थर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हमने कहा था कि यहाँ पे 2 गैसेज हैं, एक जो हमारे रिएक्टर्स के अंदर मौजूद है और सेकंड गैस जो है वो हमारे एज अ प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो इवॉल्व हो रही है। अगर वो कहता है कि बी जो यहाँ पे गैस 1 है, अगर इसकी कंपोजिशन और जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैस मौजूद है उन दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट होगी, तो वो जो रिएक्शन किस टाइप का हो सकता है इन तीनों में से वो डिपेंड करेगा कि हमने जो है वो अपनी कौन सी टाइप की गैस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। आइदर वो रिड्यूसिंग है, आइदर वो जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है। तो उसके हवाले से इफेक्ट जो है वो दोनों, अगर जिस टाइप का हमारा एटमॉस्फेयर होगा उस तरह का ही जो है वो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से अगर हम एटमॉस्फेयर चेंज करते हैं तो वो किस तरह से क्या करते हैं, हमारा जो भी रिजल्ट आते हैं वो किस तरह से हमारे टीजी कर्व को इफेक्ट करते हैं। इसके पर एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन हो जिसमें हम कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि बाय रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हो रहा है और एज अ किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, अगर हम इसका जो है वो कर्व देखते हैं 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर, कि अगर हम तीनों डिफरेंट एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो टीजी की जो कर्व आता है, जो शेप आती है, जो ग्राफ आता है, वो उसको किस तरह से इफेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते थे हमेशा, मास चेंज वर्सेस टेम्परेचर के दरमियान हम बनाते हैं ग्राफ। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर की रेंजेस हैं 400, 500, शेप्स अगर मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट एक हमारे पास आएगी जो सेकंड हमारे पास शेप आती है और जो थर्ड शेप की कर्व आता है, शेप आती है हमारे पास, वो आती है कुछ इस टाइप की। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम कहेंगे 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और 1200। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास टेम्परेचर है जो कि हम क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस में जो है वो लेते हैं। अब अगर यहाँ पे आप शेप्स देखें, 3 हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं ग्राफ्स की, कर्व्स की, और ये तीनों शेप्स किस किस के कौन कौन सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है। जो फर्स्ट शेप हमारे पास आई है ये है, जो हम यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर यूज़ किया हुआ है वो है वैक्यूम, कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो वैक्यूम होगा, कोई गैस मौजूद नहीं होगी, तो हमारे पास टीजी कर्व की ये शेप आएगी फॉर दिस रिएक्शन। अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर हमने यूज़ किया है, प्रोवाइड किया है, वो क्या होगा, एयर है। ठीक है, जो हमने कहा था कि अगर हम एयर का फ्लो करवा सकते हैं तो हमारे पास ग्राफ के कर्व की शेप ये आएगी। और अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर सेम वही गैस मौजूद है जो कि हम कह रहे हैं हमारे रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है, तो उसकी वजह से जो हमारे पास शेप आती है वो ये है कि कार्बन डाई, अगर वैक्यूम इन्वायरमेंट होगा तो टीजी कर्व की शेप ये होगी, अगर एयर हम एज अ एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो हमारे पास टीजी कर्व की शेप ये है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे रिएक्शन में भी इवॉल्व हो रही है, तो अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में भी वही गैस मौजूद होगी तो हमारे पास जो टीजी कर्व की शेप आएगी वो ये आएगी। इस तरह से हमने आज क्या देख लिया कि जो क्या करता है कि किस तरह से डिफरेंट जो इन्वायरमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं टीजी कर्व की शेप को। टीजी कर्व ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वेरियस एटमॉस्फेयर, ये बेसिकली है क्या, टीजी कर्व ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वेरियस एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हीटिंग रेट, के अगर हमारा जो सैंपल है, रिएक्शन है जो हम करवा रहे हैं, अगर वो हम हीटिंग रेट को वेरी करते हैं तो वो किस तरह से इफेक्ट होता है। तो सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ फर्नेस, हम रेट हमने देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे हीटिंग रेट।
नेक्स्ट जो हमने देखना है वो हमारा सेकंड है हीटिंग रेट। हीटिंग रेट किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट करता है हमारे टीजी कर्व्स की शेप को। बेसिकली क्या होता है कि हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम हीटिंग रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे डीकम्पोजिशन रेट को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। अगर तो हम कहेंगे कि हमारा हीटिंग रेट जो है वो स्लो होगा तो हमारा जो डीकम्पोजिशन होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर हम कहते हैं कि हमारा जो है वो हीटिंग रेट बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा जो डीकम्पोजिशन रेट होगा वो कम होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे पास टीजी कर्व्स की शेप्स आती हैं वो हमारे पास डिफरेंट होती हैं। द एक्सटेंट ऑफ अ डीकम्पोजिशन इज ग्रेटर एट अ स्लो रेट देन फास्ट अ सेम सैंपल हीटेड एट द फास्टर रेट। अगर हमारा हीटिंग रेट स्लो होगा, डीकम्पोजिशन ज़्यादा होगी, और अगर हम उसी सेम सैंपल के लिए अपना हीटिंग रेट ज़्यादा रखते हैं तो हमारा जो भी सैंपल की डीकम्पोजिशन होगी वो लेस होगी। When successive reactions are involved, the rate of heating may well determine whether or not these reactions will be separated. अगर हम कहते हैं कि हमारा कोई भी एक ऐसा सैंपल है जिसके अंदर जो डीकम्पोजिशन हो रही है वो वेरियस स्टेप में हो रही है, मतलब पहले एक फर्स्ट स्टेप की डीकम्पोजिशन हुई, कोई हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया, देन उससे फर्दर डीकम्पोज होना है, देन उससे फिर फर्दर डीकम्पोज होना है, और हमारे पास क्या होने हैं कि डिफरेंट जो है वो प्लेट्यूज या जो हम कहते थे कि हमारे पास कर्व की शेप आनी है वो हमारे पास इस तरह से आनी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा फास्ट हीटिंग रेट रखा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि हमारे पास ये जो हर एक इंटरमीडिएट ने बनना है और हर एक इंटरमीडिएट ने जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बनना है। लाइक अगर मैं कहूँगी एक जो हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट डीकम्पोज होके आया है वो 500 पे है, अगर मैं अपना हीटिंग रेट स्लो रखूँगी तो उससे क्या, मैं 510 पे करती हूँ, 520 पे करती हूँ, तो हो सकता है कि जो मेरा सेकंड है डीकम्पोजर है वो 520 पे हो और मेरे पास ये वाला प्लेट्यू शार्प आ जाए। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट 500 से जो है वो 530 पे चली जाती हूँ तो क्या होगा कि जो दरमियान की डीकम्पोजिशन होनी है इनकी वजह से जो हमारे पास प्लेट्यूज आने हैं वो इतने ज़्यादा शार्प हमारे पास जो है वो नहीं आ सकेंगे एट दैट टाइम, क्योंकि हमने जो है वो क्या किया, टेम्परेचर को जो है वो शार्पली या फास्टली जो है वो इंक्रीज़ किया। सेकंड क्या है कि अगर हम डीकम्पोजिशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे, टेम्परेचर जो है वो हाई रखेंगे, हीटिंग रेट अगर हम बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम हीटिंग रेट जो है वो कम रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पॉलीस्टाइरीन है, अगर आप पॉलीस्टाइरीन का हीटिंग रेट जो है वो कम रखते हैं तो उसका जो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो 375 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर आप उसका हीटिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट रखेंगे तो उसका जो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो 394 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप एक चीज़ को जो है वो स्लोली हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि हर एक पार्ट जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है और उसकी डीकम्पोजिशन जो है वो जल्दी हो जाती है, क्योंकि हर एक पार्ट को इक्वल मिल रही होती है, स्लोली जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही होती है। लेकिन जब हम एक फास्टर हीटिंग रेट प्रोवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि जो लेयर जो है या जो सरफेस जो है वो टच में है हीटिंग फर्नेस की सरफेस के साथ या उसके साथ, तो हम कहेंगे कि इस साइड का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो गई, लेकिन जो ऊपर के एरियाज़ हैं जहाँ तक हीट को ट्रांसफ़र होने में टाइम लगना है वहाँ तक हीट ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा और उसके बाद जो है वो उस पार्ट्स की डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी। लेकिन अगर हम स्लोली हीट प्रोवाइड करते हैं तो सारे पार्ट्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र इक्वली हो जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है वो इक्वली ट्रांसफ़र हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन जो है वो पूरे के पूरे पार्ट के अंदर जो है वो एक ही टाइम पे एक ही रेट से जो है वो स्टार्ट होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि टोटल डिकम्पोजिशन जो है वो जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर हम हीटिंग रेट फास्टर रखेंगे तो उसकी वजह से क्या है कि हीटिंग रेट फास्टर होगी, हो सकता है कि जो पार्ट क्लोज है जहाँ पे भी हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं वहाँ पे हीटिंग की वजह से जो है वो डिकम्पोजिशन ज़्यादा हीटिंग रेट की वजह से डिकम्पोजिशन जल्दी हो, लेकिन बाकी पार्ट्स तक हीट ट्रांसफर होने में टाइम लगे और फिर डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो स्टार्ट हो, जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो और डिकम्पोजिशन जो है वो लेट हो। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए कि हीटिंग रेट को जो है वो ज़्यादा हीटिंग रेट जो है वो ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन इज ग्रेटर एट स्लो रेट is slower than for us sample heated at a faster heating
रेट। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताई कि क्या होता है कि अगर हम हीटिंग रेट ज़्यादा रखेंगे तो टेम्परेचर डीकम्पोजिशन इंक्रीज़ हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू अगर हम हीटिंग रेट स्लो रखते हैं तो उसका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर कम होता है। जैसे एग्जाम्पल है पॉलीस्टाइरीन की एग्जाम्पल है, पॉलीस्टाइरीन का जो है वो डीकम्पोजिशन रेट जो है वो 375 डिग्री सेल्सियस होता है, टेम्परेचर 375 डिग्री सेल्सियस है अगर हम उसका हीटिंग रेट जो है 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट रखें। और पॉलीस्टाइरीन का जो है वो डीकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है वो 394 डिग्री सेल्सियस है फॉर 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। मीन्स क्या कि अगर हम हीटिंग रेट जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस रखेंगे पर मिनट पे तो जो पॉलीस्टाइरीन का डीकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो 394 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो पॉलीस्टाइरीन का जो हीटिंग रेट रखते हैं वो हम 1 डिग्री सेल्सियस रखते हैं पर मिनट, तो जो उसका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो 375 डिग्री होगा। यहाँ पे भी वो कुछ ग्राफ हैं, कर्व्स हैं, हम देख लेते हैं कि किस तरह से अगर हम हीटिंग रेट को कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो टीजी कर्व आता है वो किस तरह से उसकी शेप पे इफेक्ट होता है। मास चेंज वर्सेस हम टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और टेम्परेचर जो हमारे पास होता है वो हमेशा डिग्री सेल्सियस में होता है। फास्ट हीटिंग रेट हमारे पास जो है वो कर्व्स किस तरह से आ सकते हैं, ऐसे ऐसे, और थर्ड जो है ये 3 शेप्स हमारे पास आ गए। जो हमारे पास फर्स्ट है वो फास्ट हीटिंग रेट की है कि अगर हमारा हीटिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, फास्ट हीटिंग रेट, तो हो सकता है कि जो बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं वो उनको जो है वो नोट डाउन ही ना कर पाए। स्लो हीटिंग रेट अगर हमारा होगा तो हमारे पास ग्राफ की शेप ये आएगी, स्लो हीटिंग रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा इंटरमीडिएट अगर कोई बना था जो कि फास्ट हीटिंग रेट की वजह से नोट डाउन नहीं हो सका, टीजी कर्व ने उसको नोट जो है वो ड्रॉ नहीं किया, लेकिन अगर हम स्लो हीटिंग रेट रखेंगे तो वो जो हमारे पास प्लेट्यू के फॉर्म में जो है वो इंडिकेट होगा। थर्ड अगर जो है वो है ये केस है कि अगर हम स्लो हीटिंग रेट रखें, स्लो हीटिंग रेट एंड इसके साथ जो चार्ट की या टीजी कर्व की जो रिकॉर्डिंग हो रही है अगर उसको भी स्लो रखें तो हमारे पास ये प्लेट्यू जो है इंटरमीडिएट की डिकम्पोजिशन का वो और ज़्यादा जो है वो शार्प हो जाता है। स्लो हीटिंग रेट एंड रिकॉर्डिंग रेट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास प्लेट्यू आना है, जो हमारे पास ग्राफ की शेप आनी है, जो टीजी कर्व की शेप आनी है वो हमारे पास और ज़्यादा क्लियर आ जाएगी। नेक्स्ट जो हम थर्ड फैक्टर देखते हैं वो है रिकॉर्डिंग और चार्ट स्पीड। रिकॉर्डिंग और चार्ट स्पीड। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर है जो कि इफेक्ट कर सकता है हमारे ग्राफ को, टीजी कर्व को, वो क्या है कि जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चार्ट को, जो हमारा टीजी कर्व का चार्ट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है। अगर स्पीड स्लो होगी या फास्ट होगी तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी कि जो भी हमारे टीजी कर्व है उसकी शेप को इफेक्ट करती है। द रिकॉर्डिंग ऑफ the mass loss curve for either rapid or slow reaction rapid or slow reaction also have effect on the curves, shape of curves, also have effect on the shape of the curve, on the shape of the कर्व। कि अगर हमारे पास जो है वो रिकॉर्डिंग की स्पीड कितनी है, चार्ट की स्पीड कितनी है,
तो वो भी क्या करती है, हमारे जो भी ग्राफ आता है, जो भी टीजी कर्व की शेप आती है उसको जो है वो इफेक्ट करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से, क्योंकि क्या होता है कि समटाइम हम जब कह रहे थे रिएक्शन होता है तो हो सकता है फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास फास्ट हो, सेकंड स्लो हो, या हो सकता है कि फर्स्ट स्लो हो, सेकंड जो इंटरमीडिएट बना है जो उसकी डिकम्पोजिशन है वो फास्ट हो। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारा चार्ट की रिकॉर्डिंग की स्पीड है उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है, ताकि हम क्या कर सकें कि जो भी डिकम्पोजिशन हो रही है उसके लिए जो प्लेट्यूज हमारे पास बन रहे हैं वो क्या हो सके, बहुत क्लियर हमारे पास जो है वो प्लेट्यूज आ सके। फर्स्ट हम केस देखेंगे, ठीक है। लो चार्ट स्पीड अगर हमारी होगी तो क्या कैसे शेप आएगी हमारे पास, ये क्या थी लो चार्ट स्पीड, स्पीड तो हमारी शेप इस तरह की आई है। अगर हम हाई चार्ट स्पीड रखते हैं तो हमारे पास शेप इस टाइप की आती है। हमें पता है कि ग्राफ किसके दरमियान होता है, टेम्परेचर या फिर हमने कहा था वर्सेस टाइम भी हो सकता है, टेम्परेचर या टाइम के दरमियान हम कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मास चेंज। फर्स्ट केस ये देखा, इसका क्या है, फ्लैटनिंग द, इसमें ए में हमारे पास क्या है, फ्लैटनिंग द कर्व, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व्स, द चार्ट स्पीड इंक्रीज फॉर अ थर्मल डिकम्पोजिशन। फ्लैटनिंग हो गई है, देखें यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल फ्लैटनिंग हो गई, सॉरी। अगर हम चार्ट स्पीड को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास जो भी प्लेट्यू आना चाहिए या जो भी टीजी कर्व की शेप आनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा जो है वो शार्प नहीं आएगी। फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व of the curves as the chart speed is increased for a slow thermal decomposition reaction। सेकंड बी केस हम देखते हैं, क्योंकि हमने एक टाइप का देख लिया कि क्या है कि अगर हमारा कोई स्लो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो उसके लिए अगर हम चार्ट स्पीड फास्ट रखते हैं तो हमारा जो टीजी कर्व की शेप होती है वो फ्लैटेंड हो जाती है, बल्कि शार्प नहीं रहती। लेकिन अगर हम लो चार्ट स्पीड रखेंगे फॉर अ स्लो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमारे पास क्या आएगी, एक शार्प जो है वो शेप आएगी। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी, सेकेंड जो पॉसिबिलिटी होती है, अब हम बी केस देखते हैं। ये क्या है, लो चार्ट स्पीड, और ये क्या है, हाई चार्ट स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे सेम वही टेम्परेचर हो सकता है या फिर टाइम हो सकता है जिनके दरमियान हम ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर और इस साइड पे हमारे पास क्या है, मास चेंज। ये क्या केस है हमारे पास, क्या करते हैं, इन द केस ऑफ अ स्लो रिएक्शन, बी जो हमारे पास क्या है, ये वाला कौन सा केस है, इन द केस ऑफ अ स्लो रिएक्शन फॉलोड बाय अ रैपिड वन, in the case of a slow reaction followed by a rapid one, अगर कोई हमारा ऐसा रिएक्शन है कि जिसका आपका फर्स्ट स्टेप जो था वो स्लो था और सेकंड जो डिकम्पोजिशन का था वो क्या था, बहुत ज़्यादा रैपिड था, तो उसकी वजह से अगर हम लोअर चार्ट स्पीड शो लेस सेपरेशन, लोअर चार्ट स्पीड शो लेस सेपरेशन
separation of the two steps then the higher charge speed. सेकेंड केस क्या है हमारे पास कि कोई एक थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है जिसका फर्स्ट स्टेप जो था वो स्लो था, लेकिन सेकंड स्टेप जो है बहुत ज़्यादा रैपिड है। अगर हम उसके लिए क्या करते हैं, लो चार्ज स्पीड रखते हैं, लो चार्ज स्पीड की रिकॉर्डिंग रखते हैं, तो वो क्या होगा कि जो हमारे पास सेकंड प्लेट्यू आना है वो इतना ज़्यादा शार्प जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर हम हाई चार्ज स्पीड रखेंगे तो वो जो हाईली या रैपिडली डिकम्पोजिशन हुई है तो वो उसको भी जो है वो फ़ौरन से रिकॉर्ड करेगा और हमारे पास जो टीजी कर्व हमारा आएगा वो प्रॉपर एक शार्प फॉर्म में आएगा। थर्ड हम इसका केस देखते हैं कि जो थर्ड क्या है कि उसमें क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि कोई भी फास्ट रिएक्शन जो है वो स्लोअर वन होता है तो उसकी वजह से जो है वो शेप किस तरह की आएगी। थर्ड केस कौन सा है? सी केस हम देख रहे थे इसका कि जिसमें हमने क्या कहा, हमारे पास जो है वो किस है सेम, इधर हमारे पास टेम्परेचर और या फिर क्या हो सकता है टाइम, और यहाँ पे मास चेंज जो हम नोटिस करते हैं। यहाँ पे क्या है, हाई लोअर चार्ज स्पीड ये है हमारे पास, ये ग्राफ कौन सा है, लो चार्ज स्पीड का, और ये है हाई चार्ज स्पीड का। इसमें हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है, कौन सा रिएक्शन था, ये है बेसिकली इन द केस ऑफ अ फास्ट रिएक्शन followed by the slower one, शॉर्टर प्लेट्यूज जो है वो ऑब्जर्व होंगे लो चार्ज स्पीड में, शॉर्टर कर्व प्लेट्यूज ऑब्जर्व्ड शॉर्टर कर्व प्लेट्यूज तो हमारे पास जो है वो लो स्पीड में शॉर्टर कर्व्स आएंगे। रिकमेंडेड चार्ज स्पीड कितनी है, रिकमेंडेड चार्ज स्पीड इज is 6 to 12 inches per hour for a heating rate of, एक हीटिंग रेट भी जो है for a heating rate of 1 to 6 degree Celsius per minute, for a heating rate of 1 to 6 degree Celsius, 1 to 6 degree Celsius per minute बी इम्प्लॉयड, कि हम इतनी अगर जो है वो स्पीड इम्प्लॉय करें तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, जो हमारे टीजी कर्व्स आ सकते हैं वो शार्प होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा सैंपल होल्डर, कि जो हमारा सैंपल होल्डर होता है वो किस तरह का और किस शेप का होना चाहिए, जो कि अब हम जो हमारे नेक्स्ट रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। थैंक यू।